बाबा, हम कह दे रहे हैं, हम कल से चाची के घर रोटी लेने नहीं जाएंगे। किशनलाल की 10 वर्ष की बेटी साधना ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे क्या हो गया? किसी ने कुछ कहा है क्या तुझे? देखो ना बाबा, चाची खुद अपने बच्चों को तो सब्जी से रोटी देती है और मुझे और भाई को कभी चटनी से और कभी अचार से रोटी देती है। साधना ने बड़ी मासूमियत से और सरल शब्दों में अपने पिता को अपने मन की बात बता दी। ओहो, तू भी पगली ही रह गई मेरी साधना। अरे वो तो रात की सब्जी थी जो तुझे तेरी चाची ने ताई जी हरी हरी चटनी बना कर दे दी और तू फिर भी नखरे दिखा रही है। ऐसा नहीं है कि किशनलाल जी कुछ समझते नहीं थे, मगर क्या करें, वक्त की मार होती ही ऐसी है। कौन कहता है वक्त अपने आप को नहीं दोहराता। आज से 40 वर्ष पहले जब किशनलाल की माँ मरी थी, उस समय किशनलाल की उम्र कितनी थी? मात्र 8 वर्ष। और 8 वर्ष के बालक के सहारे किशनलाल की माँ अपने जुड़वां बच्चों मोहन और राघव को छोड़ गई थी। क्या कुछ नहीं किया था किशनलाल ने अपने भाइयों के पालन पोषण के लिए। किशनलाल ने अपनी स्कूली पढ़ाई छोड़कर दूसरों के खेतों में मजदूरी करी ताकि उसके भाइयों को 2 वक्त की रोटी मिल सके। जायदाद के नाम पर तो कुछ था ही नहीं। हाँ, एक छोटा सा खेत था जिसे उसके बाप ने अपने शराब के नशे को पूरा करने के लिए बेच दिया था। घर का एक एक सामान किशनलाल ने अपनी मेहनत से जोड़ा था। किशनलाल अपने भाइयों की परवरिश और उनके सुख के लिए बचपन से ही त्याग करता रहा था। अतीत की वो यादें आज भी फिर उसके सामने ताज़ा हो गई थी। बचपन में ही माँ गुजर गई थी और पूरा बचपन उसने अपने भाइयों की परवरिश के लिए दूसरों के खेतों में काम करके गुजार दिया, जो कि किशनलाल को आज भी याद है कि कैसे वह 12 वर्ष की उम्र में दिन में खेतों में काम करता था और रात को अपने दोनों भाइयों को संभालता। उसे आज तक याद नहीं है कि कोई दिन ऐसा आया हो जो उसने अपने भाइयों की इच्छा पूरी ना करी हो। अपना तमाम जीवन किशनलाल ने अपनी भाइयों की सेवा और खुशियों पर निछावर कर दिया, मगर जब आज उसे ज़रूरत पड़ी तो कोई उसके साथ भी नहीं था। वह भाई भी नहीं जिसके लिए उसने अपना सर्वशक त्याग कर दिया था। किशनलाल के पिताजी ने उसके लिए कभी कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ, एक काम था जो वह मरते मरते कर गए। वह थी किशनलाल की शादी। किशनलाल की पत्नी प्रेमा ने भी किशनलाल की तरह अपने दोनों देवरों पर बहुत प्यार लुटाया और हमेशा उन्हें अपने बच्चों की तरह ही मान सम्मान दिया। प्रेमा के आने से किशनलाल को बहुत सहारा मिल गया था। अब किशनलाल बाहर की जिम्मेदारी संभालता और प्रेमा घर की। समय बीतता गया और धीरे धीरे उन्होंने दोनों भाइयों की शादी भी कर दी। इसी बीच किशनलाल खुद 2 बच्चों का पिता बन चुका था। भरा पूरा परिवार हमेशा खुश रहता और किशनलाल अपनी बीबी प्रेमा के साथ अपने परिवार की खुशी देखकर फूले नहीं समाते थे। किशनलाल ने अपनी मेहनत से बहुत कुछ तो नहीं, मगर हाँ, अपने दोनों भाइयों के लिए 2 अलग-अलग दुकानें खरीदी थी और उनके रहने के लिए उन्हें घर भी दिलवा दिया था। मगर एक दिन वक्त की ऐसी मार पड़ी कि किशनलाल का सब कुछ लुट गया। किशनलाल की बीबी प्रेमा को खेत में काम करते करते एक सांप ने काट लिया और बहुत उपचार के बाद भी किशनलाल अपनी बीवी प्रेमा को नहीं बचा पाया। प्रेमा ने मरते मरते अपने 19 वर्ष के बेटे रामू और 10 वर्ष की बेटी साधना की जिम्मेदारी किशनलाल को दे दी। अपना सब कुछ तो किशनलाल अपने भाइयों को दे चुका था और जो थोड़ी बहुत उसकी जमा पूंजी थी उसे वह अपनी बीवी के उपचार में लगा चुका था। उसके पास कुछ भी नहीं था जिसके सहारे वह अपने बच्चों को पाल सके, मगर उसे फिर भी कोई फिक्र नहीं थी क्योंकि उसे भरोसा था उसके भाई इस मुसीबत में उसका सहारा जरूर बनेंगे। लेकिन बुरे वक्त में कौन किसके काम आता है। भाइयों ने भी एक ही महीने में अपना मुंह किशनलाल से फेर लिया। किशनलाल फिर उस रास्ते पर आकर खड़ा हो गया जहाँ से आज से 40 वर्ष पहले वह गुजरा था। उस समय बात और थी, शरीर में जान थी, जोश था, उमंग था, मगर आज वह हार चुका था। उसे अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा था। उसकी आंखों से अनायास ही आंसुओं की धार बही जा रही थी, मगर उसे कोई पूछने वाला भी ना था कि तभी किसी ने उसके कंधों के पीछे से हाथ रखा और किशनलाल अतीत की यादों से बाहर आ गया। अरे केशव, तुम कब आए? मुझे आए तो आधा घंटा हो गया, मगर तुम ही ना जाने कौन सी दुनिया में गुम हो। केशव ने किशनलाल के आंसू पोंछते हुए कहा।
अब केशव को देखकर किशनलाल अपना आपा खो बैठा और फूट फूट कर रोने लगा। केशव ने किशनलाल को समझाया कि जो हुआ उसे तो हम वापस नहीं ला सकते ना, मगर हाँ, आगे के लिए तो कुछ सोच सकते हैं। नहीं केशव मेरे दोस्त, तुमसे कोई भी बात छिपी नहीं है। तुम तो जानते ही हो अब मेरे शरीर में हिम्मत ही कहाँ बची है कि मैं कुछ कर पाऊँ, मगर मैं अपने बच्चों को ऐसे भूखा मरता हुआ नहीं देख सकता। केशव ने सलाह दी कि क्यों ना वह अपने बेटे रामू का विवाह करवा दे। इससे उसके खाने पीने की व्यवस्था भी हो जाएगी और बेटी साधना का ध्यान रखने वाला भी कोई घर में आ जाएगा। किशनलाल को केशव की सलाह बहुत अच्छी लगी। अब 2 महीने में रामू का विवाह भी हो गया। रामू की पत्नी रमा रामू से 2 वर्ष बड़ी थी और स्वभाव में कुछ ज़्यादा ही तेज थी। आरंभ में तो रमा ने किशनलाल और साधना के प्रति बहुत प्यार दिखाया। वह साधना को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती और उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाती। जब साधना को अपनी भाभी के प्रति लगाव हो गया तो रमा ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब उसने साधना की पढ़ाई छुड़वा दी और उसे घर के कामों में व्यस्त रखने लगी। बेचारी साधना भाभी मुँह में सब काम करती, लेकिन दिखावा कब तक चलता है। अब तो रमा साधना के साथ मारपीट भी करने लगी थी। समय के साथ धीरे धीरे रामू का भी रमा की सारी बातें सही लगने लगती और उसे अपने पिताजी और बहन बोझ लगने लगे थे। हद तो उस दिन हो गई जब साधना के हाथों से रसोई में काम करते समय रमा का मनपसंद कप टूट गया। रमा ने साधना को बहुत मारा और उसे धक्का देकर रसोई घर से बाहर कर दिया। धक्का लगने के कारण साधना का सर दीवार से टकरा गया और उसके सर पर बहुत चोट आई। रामू वहीं बैठा सब देख रहा था, मगर उसने भी रमा का ही पक्ष लिया। किशनलाल समझ चुका था अब यहाँ रहना उसका और उसकी बेटी साधना दोनों के लिए सुरक्षित नहीं है। किशनलाल को एक बार फिर अपनों से ही धोखा मिला था, मगर इस बार वह टूटा नहीं, बल्कि उसने फैसला किया कि वह अपने जीवन के लिए कुछ नहीं कर पाया, मगर अपनी बेटी साधना को खूब पढ़ाएगा लिखाएगा और उसे इस काबिल बनाएगा कि ज़िंदगी में उसे कोई धोखा ना दे। किशनलाल अपनी साधना को लेकर वहाँ से बहुत दूर चला गया, एक नई जिंदगी की नए संघर्ष के साथ शुरुआत करने। मगर जाते जाते वह अपने बेटे रामू को एक आखिरी सीख दे गया था कि वक्त सबका बदलता है, इसीलिए इंसान को हमेशा उतना ही अन्याय करना चाहिए जितना वह बाद में बर्दाश्त कर सके। अब किशनलाल अपनी 10 वर्ष की बेटी साधना को लेकर गांव के सुकून भरे वातावरण को छोड़कर मुंबई जैसे शहर की चहल पहल, चकाचौंध और शोर शराबे में आ गया था। हालांकि किसी को किशनलाल के जाने का कोई गम या दुख तो नहीं था, लेकिन बेचारा किशनलाल और मासूम साधना अभी भी अपनों को याद कर रहे थे। कुछ नहीं था किशनलाल के पास सिवाय मेहनती हाथों के और माथे की लकीरों पर लिखी किस्मत के। हाथों में उंगली थी छोटी सी साधना की और आंखों में उम्मीद थी अपनी बेटी के लिए कुछ करने की। इसके सिवा किशनलाल के पास कुछ भी तो नहीं था। ना तो उसे मुंबई जैसे शहर की कोई जानकारी थी और ना ही उसके रहने का कोई ठिकाना था। लेकिन कहते हैं वक्त सबका बदलता है और वक्त से पहले कुछ भी संभव नहीं हो पाता। मुंबई की भीड़ वाली सड़कों पर आती जाती गाड़ियों को देखते हुए साधना एक तरफ सिकड़ी हुई पिता के कंधों पर सर रखकर बैठी थी। तभी अचानक हुए एक हादसे ने सब कुछ बदलकर रख दिया। एक गाड़ी जिसके शायद ब्रेक फेल हो गए थे, बहुत तेज़ी से साधना और किशनलाल के आगे से गुजरती हुई आगे खड़े एक पेड़ में टकरा गई और गाड़ी में बैठे लोगों की चीख पुकार आने लगी। मुंबई जैसे शहर में जहां लाखों लोगों की इतनी भीड़ है, उस भीड़ में
कोई भी उनकी मदद करने या चीखें सुनने को तैयार नहीं था। कोई उनकी मदद करने के लिए आगे आने को तैयार नहीं था। लेकिन साधना और किशनलाल भागकर वहां गए और उन्होंने गाड़ी का शीशा तोड़कर गाड़ी के अंदर बैठे एक दंपत्ति और उनके 2 बच्चों, जिसमें एक 3 साल की बेटी और एक नवजात बच्चा जिसने अभी कुछ दिन पहले ही जन्म लिया था, उसे वह लोग लेकर अस्पताल से घर वापस आ रहे थे। उन सबको सुरक्षित तरीके से निकाल लिया। इस बचाव कार्य में साधना और किशनलाल को भी काफ़ी खरोंचे और चोटें लग चुकी थी, लेकिन उन्होंने अपने बहते लहू पर ध्यान न देकर उन लोगों को बचाने में अपनी पूरी जान लगा दी। जैसे ही वह लोग गाड़ी से बाहर निकले, गाड़ी में आग लग गई। उस परिवार के लिए आज किशनलाल और उनकी बेटी भगवान बनकर आए थे, लेकिन अब बारी थी उन लोगों को इन बाप बेटी के लिए भगवान बनने की। जब उन्हें किशनलाल की कहानी का पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्हें वैसे भी अपने बाग बगीचे की देखभाल के लिए एक माली की आवश्यकता तो थी ही। भला मिट्टी और पौधों की परख किशनलाल से ज़्यादा किसको हो सकती थी। उन्होंने किशनलाल को अपने घर में माली का काम दे दिया और साधना का दाखिला एक स्कूल में करवा दिया। अब साधना भी उन दंपत्ति के बच्चों के साथ बढ़ने लगी। समय बीतता गया और 10 वर्ष की साधना देखते देखते 22 वर्ष की हो गई। साधना ने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली और वह बहुत कम उम्र से ही पढ़ने के साथ साथ अपने से छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर आमदनी भी करने लगी। नन्ही सी साधना ने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे थे, इसीलिए वह बहुत कम उम्र में ही समझदार हो गई थी। साधना ने बचपन से अपने पिता को मिट्टी और पौधों के साथ काम करते हुए देखा था। साधना भी अपने पिता की मदद उसके कामों में करती थी, इसीलिए उसे भी मिट्टी और उससे जुड़ी चीज़ों की बहुत जानकारी हो चुकी थी। उसने अपनी पढ़ाई भी इसी विषय में पूरी करी थी। पिता के आशीर्वाद और ऊपर वाले की कृपा से अब साधना की नौकरी कृषि विभाग में लग चुकी थी। साधना को रहने के लिए सरकारी विभाग मिल चुका था। वर्षों की तपस्या के बाद अब किशनलाल सुख का जीवन जीने लगा था। आज उसकी तपस्या सफल हो गई थी। उसने अपनी बेटी को इस काबिल बना दिया था कि उसे किसी के भी आगे हाथ ना फैलाना पड़े। लेकिन उसके मन में हमेशा अपने बेटे के लिए भी वही प्यार था, जो प्यार उसके मन में साधना के लिए था। आखिर एक बाप जो ठहरा, वह अपनी संतान की ममता में भेदभाव कैसे कर सकता था। साधनी अपने पिता के भावों को भली भांति समझती थी। हालांकि उसे अपने भाई भाभी से बहुत शिकायतें थी, फिर भी प्यार की डोर उन शिकायतों से बढ़कर कहीं ज़्यादा थी। साधना ने अपने भाई भाभी को अपने पास मुंबई में बुला लिया। अब वहाँ उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी थी। उनके 3 बच्चे और घर की जिम्मेदारी के चलते उनका निर्वाह भी आसानी से नहीं हो पा रहा था। उन्हें एहसास था कि अपने पिता की कही उन बातों का कि इंसान को उतना ही अन्याय करना चाहिए जितना कि वह बाद में बर्दाश्त कर सके। परंतु कहते हैं ना, अब पाछे पछताए क्या हुआ, जब चिड़िया चुग गई खेत। उन्हें उनकी करनी का फल मिल रहा था। परंतु साधना के मुंबई बुलाने पर उनके कर्मों का हिसाब भी हो चुका था
और उन्हें माफ़ी भी मिल चुकी थी। पिता की माफ़ी और बहन की राखी ने रामू और उसकी पत्नी के साथ साथ उसके तीनों बच्चों की ज़िंदगी भी संवार दी थी। किशनलाल का परिवार पूरा हो गया था। किशनलाल के मन में अब कोई भी दुख या मलाल नहीं था। साधना ने कुछ ही वर्षों में अपने सहकर्मी से शादी कर ली और आज साधना अपने 2 बच्चों के साथ खुशी का जीवन व्यतीत कर रही है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हमारी आने वाली कहानियों के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।